बात सबसे पहले बिहार की करेंगे। बड़ी खबर, बिहार के हाजीपुर में दर्दनाक हादसा हो गया है। करंट लगने से 9 कांवड़ियों की जान चली गई है। 6 लोग घायल बताए जा रहे। सभी घायलों को फिलहाल अस्पताल में एडमिट कराया गया, इलाजरत है। हाई टेंशन तार की चपेट में आने की वजह से ये हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर बिहार के हाजीपुर से, जहां बिहार के हाजीपुर में दर्दनाक हादसा, करंट लगने से 9 कांवड़ियों की जान चली गई है। 6 इसमें घायल हुए हैं। हाई टेंशन तार की चपेट में डीजे ट्रॉली आई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। 9 लोगों की जान चली गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के हाजीपुर में करंट लगने से बड़ा हादसा हो गया है। यहां पर औद्योगिक थाना क्षेत्र के एक डीजे ने 11,000 वोल्ट तार के संपर्क में आने से 9 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मौत का ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। आपको बताते चले कि हादसे के बाद लोग आक्रोशित भी हो गए। उनका आरोप था कि फोन करने के बाद भी बिजली विभाग के कर्मचारियों ने तुरंत लाइट नहीं काटी। अगर लाइट तुरंत काट दी गई होती तो ये हादसा नहीं होता, लोगों की जान बच जाती। और देखिए, हाजीपुर के सदर एसडीपीओ ओम प्रकाश ने बताया कि कांवड़िए डीजे बजा रहे थे, उसकी आवाज बहुत ऊंची थी और इसी दौरान एक तार में वह फंस गया। इससे करंट लगने से 9 लोगों की जान चली गई है, जबकि कुछ अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर आगे की जांच की जा रही है। वहीं जो चश्मदीद थे, जो ग्रामीण थे, उनका कहना है कि औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर के लोग सावन के 30 से सोमवार पर महादेव को जल चढ़ाने के लिए सोनपुर के पहलेजा घाट जल उठाने जा रहे थे और इस दौरान सभी डीजे के संगीत पर जमकर झूम रहे थे, नाच रहे थे। इसी दौरान अचानक डीजे 11,000 वोल्ट तार के संपर्क में आ गया और करंट लगने से 9 लोग बुरी तरह से झुलस गए और जान चली गई। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल सभी को अस्पताल में एडमिट कराया गया है, इलाजरत है। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के बाद बिजली विभाग को फोन कर लाइन कटवाई गई थी, लेकिन तब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी थी। जानकारी के मुताबिक मरने वालों में सुल्तानपुर गांव के 4 लोग हैं, जबकि बाकी 5 नगर थाना क्षेत्र के बढ़ई टोला के निवासी थे। और हादसे की सूचना मिलते ही एसडीएम, एसडीपीओ, भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। देखिए, इस हादसे के सामने आने के बाद जो ग्रामीण थे वो आक्रोशित नजर आए। उनका कहना था कि बिजली विभाग को फोन किया गया था और बिजली काटने को कही गई थी, लेकिन उन्होंने इस बात को अनसुना किया और ये हादसा हुआ। 9 लोगों की जान चली गई। तो इस वक्त हम आपको बता दें, यह हादसा अपने आप में बहुत दुखद है। आंकड़ा अभी और ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही एक बार फिर से यहां पर प्रशासनिक स्तर पर भी सामने आ रही है, क्योंकि हाई टेंशन तार की चपेट में आने की वजह से हादसा हुआ। यानी आप ये जो तारों की हाइट है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीर हम आपको ये दिखा रहे हैं और ये जो डीजे ट्रॉली है उसकी तस्वीर भी हम आपको ये दिखा रहे हैं। आप देखिए जरा, इन तारों की हाइट को अगर आप देखेंगे तो वो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा नीचे है। और इसी वजह से ये जो ट्रॉली है ये तारों की चपेट में आ गई और इस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। 9 लोग बताए गए जिनकी मौत हो गई है। आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी जो 6 घायल बताए जा रहे हैं उनमें से भी 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि मृतकों के आंकड़ों को लेकर भी इस तरह की जानकारी है कि एक जो शव है उसको लेकर ऑफिशियली अभी तक जानकारी अधिकारियों की तरफ से नहीं दी गई है। ऑफिशियली जो डेटा सामने आ रहा है, 9 लोगों की जान जाने की खबर है और 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जो झुलस गए हैं, जिन्हें आसपास ही हॉस्पिटल लेकर जाया गया। लेकिन एक बार फिर से लापरवाही की भेंट चढ़ गई है ये 9 जिंदगियां और एक बार फिर से ये प्रशासन की लापरवाही ही इस हादसे को लेकर सामने आ रही है। क्यों पहले से ही यहां पर व्यवस्था पुख्ता तौर पर नहीं की गई, या फिर अगर इस डीजे ट्रॉली की हाइट ज्यादा थी तो उस पर भी क्यों ध्यान नहीं दिया गया? क्या इसके लिए भी पहले से ही जो नियम है वो क्यों लागू नहीं किए गए? क्योंकि कांवड़ यात्रा चल रही है और ऐसे में आप भी जानते हैं कि डीजे यात्रा भी लगातार निकाली गई कांवड़ियों की तरफ से। और अब एक बार फिर से यह हादसे की खबर यहां बिहार से हाजीपुर से सामने आई, जिसमें करंट लगने की वजह से 9 कांवड़ियों की मौत हो गई है। 6 घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत अभी ठीक नहीं है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है और अभी भी आंकड़ा और ज्यादा ये बढ़ सकता है। और अब एमपी से बड़ी खबर है। सागर में दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई है। सागर हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है। सागर में दीवार गिरने से हादसा हुआ जो कि हृदय विदारक है, पीएम मोदी की तरफ से लिखा गया है। बच्चों के शोकाकुल परिजनों के प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। ईश्वर उन्हें
इस पीड़ा को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, पीएम की तरफ से लिखा गया। और साथ ही जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की गई है। ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जो पीएम मोदी ने किया है और इस हादसे पर दुख जाहिर किया है। 9 बच्चों की जान चली गई थी और इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिखा गया कि दीवार गिरने की वजह से जो हादसा हुआ है वो हृदय विदारक है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट के जरिए लिखा गया। साथ ही हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं घटना स्थल की जहां पर यह हादसा हुआ था और इस हादसे में 9 बच्चों की जान चली गई थी। दुखद यह हादसा जिसमें 9 जिंदगियां तबाह हो गई और अब इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है और ये पोस्ट किया है। सागर हादसे को लेकर पीएम मोदी ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है। मृतक बच्चों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान पीएम मोदी की तरफ से किया गया है। जो घायल हैं उनको 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। तो इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है। जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए और जो मृतक हैं उनको 2-2 लाख रुपए की बात आर्थिक मदद के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। सागर में, मध्य प्रदेश के सागर में ये दुखद हादसा हुआ था। दीवार गिर गई थी और मलबे में दबने की वजह से कई बच्चों की जान चली गई थी और इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है और साथ ही आर्थिक सहायता का ऐलान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है इस हादसे पर। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। आज संसद के मानसून सत्र का 11वां दिन है। वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन की तैयारी में मोदी सरकार है। आज संसद में पेश हो सकता है वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन बिल और बिल के जरिए बढ़ाई जाएगी महिलाओं की भागीदारी। सरकार मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार देने के पक्ष में हर बोर्ड और काउंसिल में होगी 2 महिलाओं की सदस्यता और इसको लेकर लगातार चर्चा की गई है। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड के अधिकार कम करने की तैयारी में क्या केंद्र सरकार है, क्योंकि जिस तरीके से कल खबरें सामने आई इसके लिए बाकायदा संशोधन किए जाएंगे। तो ऐसे में केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करने के लिए वक्फ एक्ट में संशोधन करने की योजना बना रही है। संशोधन के बाद संपत्ति दावे की वेरिफिकेशन जरूरी हो जाएगी, मैंडेटरी हो जाएगी और ऐसे में इसको लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। आज संसद सत्र का 11वां दिन है। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड के पास 8.50 लाख से ज्यादा संपत्ति है। वक्फ बोर्ड की विवादित संपत्तियों के लिए वेरिफिकेशन जरूरी किया जाएगा और इसीलिए केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी इसको लेकर कर ली है। तो आज ये माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि कल भी ये खबर आई कि वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां हैं उसे सीमित करना है और इसके लिए बकायदा जो एक्ट है वक्फ बोर्ड एक्ट उसमें संशोधन किए जाएंगे और इसके लिए बिल लाया जाएगा। और देखिए सबके बीच में आज जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट लगाया गया है और हाई अलर्ट पर जम्मू कश्मीर में एजेंसियों को रखा गया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 5 साल पूरे आज हो चुके हैं। जम्मू स्टैंड को आतंकी बना सकते हैं निशाना। इस बीच इसलिए जम्मू स्टैंड पर खासा जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी तैनाती की गई है। 27 जुलाई से यासीर अहमद भट्ट अपने घर से लापता बताया जा रहा है। यासीर के पोस्टर भी शहर के प्रमुख स्थानों पर लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर आतंकियों को ढूंढने के लिए जहां पर ऑपरेशन ऑल आउट लगातार चलाया जा रहा है सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, सेना की टुकड़ियों के द्वारा, उस सब के बीच में आज खास तौर पर खासा फोकस जम्मू कश्मीर पर रखा गया है और हाई अलर्ट पर जम्मू कश्मीर रखा गया है। 27 जुलाई से यासीर अहमद भट्ट अपने घर से लापता है और उसी लिए अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगाकर यासीर अहमद भट्ट को ढूंढा जा रहा है। और इस सब के बीच में क्योंकि आज 5 साल अनुच्छेद 370 हटाए जाने के हो चुके हैं, उसके उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आज जम्मू कश्मीर में जहां हो रहे हैं, कई सारे नेताओं की मौजूदगी दर्ज की जाएगी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर और इस सब के बीच में हाई अलर्ट पर जम्मू कश्मीर। बढ़ेंगी खबरों में आगे और बीजेपी प्रतिनिधि मंडल आज सौंपेगा अपनी रिपोर्ट। अयोध्या रेप मामले की रिपोर्ट सौंपेगा प्रतिनिधि मंडल। जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपी जानी है। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने कल पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। बीजेपी ने दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन भी दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जेपी नड्डा को जल्द ही रिपोर्ट सौंपी जानी है। बीजेपी ने दोषियों को सजा दिलाने का भी आश्वासन दिया है। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप से जुड़ा यह पूरा मामला है जिस पर सियासत भी खूब हो रही है।
और बीजेपी ने इस मामले को जोरदार तरीके से उठाया है। समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान की इस घटना में सीधी संलिप्तता के बाद पार्टी आक्रामक मोड में है और रविवार को पार्टी का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या पहुंचा, पीड़ित परिवार से वहां पर मुलाकात की। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवारों के दुख को बांटा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि हर संभव मदद का भी भरोसा दिलाया गया है और जल्द ही ये जो रिपोर्ट है वो बीजेपी प्रतिनिधिमंडल जेपी नड्डा को सौंपेगा। और चलिए अब आपको कुछ वो खबरें बताते हैं जिनका अखबारों में भी जिक्र किया गया है। देश ने गैस उत्पादन के क्षेत्र में रिकॉर्ड बनाया है। देश में गैस उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। पीएम मोदी ने गैस उत्पादन में बढ़ोतरी पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक्स पर रिपोस्ट कर बधाई दी है। ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण है, पीएम की तरफ से लिखा गया। गैस उत्पादन का ये रिकॉर्ड इस दिशा में हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से लिखा गया। दरअसल हरदीप पुरी की तरफ से पहले एक पोस्ट की गई थी और उसी को रिपोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने भी बधाई दी। दरअसल भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड 36.43 BSM गैस का उत्पादन किया है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है देशवासियों को। और ये आपको बता दें कि निश्चित रूप से भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और इसी को देखते हुए पीएम मोदी की तरफ से ये पोस्ट की गई है। आपको ये बता दें कि भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में 36.43 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन किया है और देश की इस बड़ी उपलब्धि पर पीएम मोदी ने एनर्जी के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की सराहना की है। पीएम ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखा, इस उपलब्धि के लिए देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। एनर्जी के क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता विकसित भारत के संकल्प को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। गैस उत्पादन का ये रिकॉर्ड इस दिशा में हमारी प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर पोस्ट किया था और बताया था कि देश ने गैस उत्पादन के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। 2020-21 में गैस का जो उत्पादन था वो 28.7 BSM था, जो अब बढ़कर 2023-24 की बात करें तो वो 36.43 BSM कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री की तरफ से ये आंकड़े साझे किए गए हैं और ऐसा ये अनुमान लगाया गया है कि साल 2026 में भारत द्वारा किए जाने वाला गैस का जो उत्पादन है वो 45.3 BSM हो जाएगा, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री की तरफ से एक्स पर लिखा गया और इसी को रिपोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने बधाई दी है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह कल चंडीगढ़ दौरे पर रहे। अमित शाह की चंडीगढ़ को मेगा सौगात। दरअसल मनी माजरा में 162 करोड़ रुपए की जलापूर्ति योजनाओं का उद्घाटन गृह मंत्री ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 15 करोड़ घरों में पानी पहुंचाने का काम पूरा हो गया। तो देखिए गृह मंत्री अमित शाह का चंडीगढ़ दौरा और इस दौरान गृह मंत्री की तरफ से तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया गया, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि एक बार फिर से जब 2029 में लोकसभा इलेक्शन होंगे तो नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, खासतौर पर कांग्रेस को उन्होंने आड़े हाथों लिया। इसके अलावा जिस तरीके से केंद्र सरकार तमाम योजनाएं चला रही है उनका फायदा सीधा सीधा आम जनता को हो रहा है, इसका जिक्र भी उनकी तरफ से किया गया जब वो रैली को संबोधित कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए सरकार ये कहा कि न केवल अपना कार्यकाल पूरा करेगी बल्कि अगला कार्यकाल भी इसी सरकार का होगा। और इस दौरान जो तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि चंडीगढ़ दौरा उनका रहा। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा ये भी आपको बता देते हैं। एक बार फिर से इस बात का जिक्र उनकी तरफ से किया गया कि 2029 में ही मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, जैसे कि मैंने अभी कहा, और फिर एनडीए की सरकार बनेगी। कांग्रेस को 3 चुनाव में जितनी सीटें मिली थी उससे कहीं ज्यादा सीटें इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली। और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया इस दौरान वो भी सुन लीजिए आप। उनको लगता है कि कुछ सफलता मिलने से हम चुनाव जीत गए हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि 3 चुनाव में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली उससे ज्यादा सीटें बीजेपी इस चुनाव में जीती, ये इनको मालूम नहीं है। और उनके पूरे गठबंधन की टोटल जितनी सीटें हैं अकेली एनडीए के एक ही दल बीजेपी की इनसे ज्यादा सीटें हैं। उनको लगता है कि कुछ सफलता मिलने से हम चुनाव जीत गए हैं। उनको ये मालूम नहीं है
कि 3 चुनाव में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली उससे ज्यादा सीटें बीजेपी इस चुनाव में जीती। एक प्रकार से देश की जनता ने मोदी जी के कामों पर थप्पा लगाने का काम किया है और मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, ये विपक्ष को जो चैं करनी है करने दीजिए, आप चिंता मत करिए। 29 में भी एनडीए ही आएगा, मोदी जी। आगे बढ़ते हुए बात अब हरियाणा की कर लेते हैं। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक बड़ा ऐलान अब सामने आ गया है। सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा सरकार के द्वारा और इस बीच किसानों का 133 करोड़ 55 लाख का कर्ज भी माफ किया जाएगा। तो हरियाणा में बड़े स्तर पर खेती होती है और ऐसे में किसानों को यहाँ पर खुश करने के लिए ये बड़ा ऐलान किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। नायब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, और ऐसे में उनके द्वारा और क्या कुछ खास कहा गया आपको सुनवाते हैं। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किसानों की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया था और आज 9 फसलें और बकाया हैं। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। चलिए बढ़ते खबरों में आगे, और उत्तर प्रदेश के बाद अब असम सरकार लाएगी लव जिहाद पर कानून। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लव जिहाद पर बनेगा कानून। बैठक के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा का ये ऐलान और कानून में उम्र कैद की सजा का प्रावधान होगा। देखिए, इसे लेकर अखबारों में भी इसका जिक्र किया गया है और पूरी जानकारी दी गई है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की भाजपा सरकार द्वारा जल्द ही लव जिहाद से संबंधित मामलों में आजीवन कारावास का कानून लाने की संभावना है। और प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमने चुनाव के दौरान लव जिहाद के बारे में बात की और हम जल्द ही एक कानून लाएंगे जिसमें ऐसे मामलों में आजीवन कारावास की सजा होगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जल्द ही एक नई अधिवास नीति पेश की जाएगी और जिसके तहत केवल असम में पैदा हुए लोगों को ही राज्य सरकार की नौकरियों के लिए पात्र होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव से पहले किए गए वादे के अनुसार दी गई 1 लाख सरकारी नौकरियों में स्वदेशी लोगों को प्राथमिकता मिली है, जो पूरी सूची प्रकाशित होने पर स्पष्ट होगी। साथ ही साथ सीएम ने कहा कि असम सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जमीन की बिक्री को लेकर भी फैसला लिया है। तो इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र वो करते नजर आए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पटना के बापू सभागार में जन सुराज युवा संवाद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बहुत ज्यादा भीड़ देखी गई। प्रशांत किशोर बोले, नीतीश, लालू और बीजेपी से मुक्त होने के लिए बिहार तैयार है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रशांत किशोर के कदम जमते हुए सियासत में नजर आए, लेकिन उनके निशाने पर लालू और नीतीश नजर आए। चुनाव से पहले वो दम दिखाते हुए यहाँ पर नजर आए। आपको ये बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही तैयारियां अब दिखाई दे रही हैं। चुनावी रणनीति का प्रशांत किशोर ने भी अब अपनी पार्टी जन स्वराज को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी है और बीते कुछ समय से प्रदेश की सियासत में अपने कदम जमाने के वो पूरी तरह से प्रयास में है। हाल ही में प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी की एक सभा में दम भी दिखाया, जिसकी तस्वीर हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं और यहाँ उनके निशाने पर रहे लालू और नीतीश। और चलिए बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा वो करेंगी। इस दौरान प्रवासी भारतीयों के साथ भी बातचीत करेंगी। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 3 देशों की यात्रा पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वो कौन कौन से देश हैं और इस दौरान देखिए उनकी ये जो यात्रा है इन 3 देशों के काफी ज्यादा अहम रहेगी। फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहेंगी। इस दौरान जो प्रवासी भारतीय हैं उनके साथ बातचीत करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आएंगी। अगली खबर का रुख करते हैं। वक्फ बोर्ड एक्ट में बड़े संशोधन की तैयारी में मोदी सरकार है। नए बिल में महिला सदस्यों को बोर्ड में जगह देने की भी बात फिलहाल चलती हुई नजर आ रही है और इसी खबर का जिक्र लगातार तमाम अखबारों में किया गया है। आपको बता दें कि नवोदय टाइम्स में की अगर बात की जाए तो हेडलाइन दी गई है, वक्फ बोर्ड में बढ़ेगी पारदर्शिता और महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी के ऊपर भी चर्चा की जा रही है। साल 1995 के कानून में संशोधन के लिए विधेयक सरकार के द्वारा लाया जाएगा। इस बीच 40 से ज्यादा बदलाव विधेयक में शामिल है। मौजूदा कानून में 40 से
अधिक बदलावों वाला संशोधन विधेयक मौजूदा संसद सत्र में लाया जा सकता है। अब सूत्रों के हवाले से यह भी बताया जा रहा है कि सरकार की योजना विधेयक को संसद में पेश किए जाने के बाद में लंबित छोड़ने की नहीं है। विधेयक में कई सारे प्रस्ताव भी होंगे। विभिन्न राज्यों के बोर्ड द्वारा दावा किया गया है कि विवादित भूमि का नए सिरे से सत्यापन भी इसमें शामिल है और भी कई सारे जो वादे हैं वो इसमें हो सकते हैं।